नमस्कार। शुक्ला सक्सेस मिशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने पीसीएस एनालिसिस पार्ट 1 देख लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अगर अभी नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर यह पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक करा दिया है। ये पार्ट 2 में 51 से लेके 100 क्वेश्चन हम कराएंगे। यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का कंप्लीट एनालिसिस है। यह केवल क्वेश्चन और आंसर की ही आपको नहीं दिखा रहे हैं आज हम, ये कंप्लीट एनालिसिस है, जिससे आप अपने नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्ज़ाम हो या आप कोई अन्य एग्ज़ाम करते हैं तो आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रवृत्ति देखिए, वो किस तरह के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन के आंसर किस तरह बनाए जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, तो कहाँ से आपको पढ़ना है, किस तरह आपको तैयारी करना है। हम कंप्लीट एनालिसिस करा रहे हैं, तो आप इसे कंप्लीट देखिएगा। इसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, और 50 तक तो आपको पहले पार्ट 1 में करा दिए हैं, 50 तक का देख ही लिए हैं आप लोग। 51 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कोड का उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये भारत के 4 राज्य हैं। ये भारत का भूगोल भी है और ये सामान्य क्वेश्चन भी है कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन से राज्य बड़े हैं छोटे हैं। अब देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं आपको करना है। सबसे पहले आप इसमें टेक्निकलिटी ध्यान दिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो, ये चीज़ ध्यान देना आप लोगों को। और ये देखिए, तो आप हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तो देखिए सबसे छोटा राज्य आपका क्षेत्रफल में कौन है? हरियाणा है। हरियाणा के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। तो ठीक है, 51 ये है, ये भारत का भूगोल का क्वेश्चन है। ये सामान्य भी क्वेश्चन है। तो राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पे कौन से राज्य छोटे बड़े हैं उनका क्रम आपको याद रखना है, और जनसंख्या के आधार पे आप लोग को याद ही किए होंगे। फिर चलिए 52 क्वेश्चन देखिए। 52 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन है। जो आधुनिक भारत का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, इसमें देखिए 4 हैं: क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, बेबेल योजना। ये चारों क्या है, इनको कोड करना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में। तो देखिए, इसके लिए क्या है, आपको जब चारों ईयर पता होगा, क्रिप्स मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया, शिमला सम्मेलन कब हुआ, बेबेल योजना कब हुआ, जब आप चारों का डेट याद रखेंगे तो आप क्रम से आराम से लगा लेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो देखिए, ये क्रम में लगा है: क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन और शिमला सम्मेलन। चलिए 53 देखिए। 53 में नीचे ये कथन दिए गए हैं, इनमें से 1-2 कथन और दूसरा कारण है। अभी कथन क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। और कारण क्या है, असमान वितरण और दुर्गम पहुंच से बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। AR दोनों सही है और ये व्याख्या करता है। ये देखिए क्वेश्चन जो है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका 2013 था और जो किस समय तो लागू ही है। तो देखिए, इसमें क्या दिखा है, कारण लिखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारे पास सरप्लस होना चाहिए। और दूसरा क्या है, असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सच है कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये लागू हुआ है और उसके बाद हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है जो उसके लिए योग्य हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जहाँ दुर्गम स्थान हैं, बहुत ऊंची चोटी हैं, पहाड़ियाँ हैं, बर्फीले स्थान हैं, ऐसे जंगल सुदूर स्थानों पर जहाँ की अगर नहीं पहुँच पाएगा, अगर वहाँ पहुँचाने में प्रॉब्लम हुई तो भुखमरी हो सकती है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे क्या है, निम्नलिखित में कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। अब देखिए, फजल अली आयोग जो बनाया गया था उसके कौन कौन सदस्य थे, तो KM पडिक्कर जी थे, और कौन थे, ये MG कुंजरू। तो इसमें 2 लोग सदस्य हैं। तो ये क्या है, ये आप जब कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास जब आप लोग कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें ये घटना है आपको
किस आयोग के कौन कौन सदस्य, अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, इस चीज़ को थोड़ा आप लोग बारीकी से ध्यान दिया करिए। क्योंकि आप लोग का क्या है ना कि कौन से कोई आयोग के अध्यक्ष हैं या जो मेन आपके सदस्य याद कर लेते हैं, उनके आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए, कोई कमेटी बनाई गई तो उनके सदस्य कौन कौन थे, इस चीज़ से क्वेश्चन यहाँ टेक्निकलिटी होती है। क्योंकि जहाँ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं या जहाँ आप लोग मेहनत करने से बचते हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर बनते वहीं से हैं। इसलिए ये क्वेश्चन का प्रवृत्ति आप लोग देखिए, हम इसलिए एनालिसिस करा रहे हैं कि आप लोग को हम डिटेल क्वेश्चन पे पढ़ने का आपका तरीका कैसा हो। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही आपको इसमें समझ पाएंगे, इसलिए हम इतना डिटेल करा रहे हैं। चलिए 55 क्वेश्चन देखिए। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें मानव विकास सूचकांक था। बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक व प्रोफेसर, नहीं ये दूसरा वाला गलत है। तो इसमें क्या है, ये देखिए मानव विकास सूचकांक। अब देखिए जितने भी सूचकांक होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्टें हैं, जनसांख्यिकी है, पर्यावरण पे रिपोर्ट है, तो जो भी रिपोर्ट आती हैं या जो भी प्रकाशित होती हैं, तो सिर्फ आपको करंट अफेयर से नहीं कि उसका रैंक क्या है। एचडीआई का देखिए मानव विकास सूचकांक अक्सर आप लोगों को रैंक पढ़ी होगी, तो करंट में रैंकिंग तो हर साल आती रहती है, लेकिन ये कब बनाया गया था, कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है, इस सब का डिटेल जब आप इसका पढ़े रहेंगे और करंट से अपडेट रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। ये सब क्वेश्चन हमेशा आपके आते रहते हैं, तो ये सब चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 56 निम्नलिखित संतों को सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही। अब देखिए नानक देव है, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर, ये 4 संत हैं। चारों के क्रम और क्रम आपको इस तरह तो नहीं याद रहेंगे। अगर आप कंप्लीट जब पढ़ाई किए रहेंगे तब आपको पता रहेगा गुरु नानक देव कब से थे, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, कबीर। अब जैसे नानक देव हैं तो नानक देव ये सिखों के पहले गुरु हैं, नामदेव ये महाराष्ट्र हैं, कबीर हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इन सब का कालक्रम जो है जब आप कंप्लीट अध्ययन किए रहेंगे तब आपको ये पता रहेगा। और आप जब जिस समय के भी पढ़ेंगे, आप इतिहास में जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे या धर्म जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल ये सब पता चलता रहेगा कि किसका समय क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य, जवाबदेही। अब देखिए इसमें कौन सा है, खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। तो उपलब्धता बिल्कुल आयाम है, पहुंच भी होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होना, जवाबदेही इसका आयाम नहीं है। तो चौथा वाला सामान्य क्वेश्चन है, ये आप जनरल समझ से भी कर सकते हैं। चलिए 58 भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपति के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम। अब देखिए भारत के राष्ट्रपतियों की पूरी लिस्ट जितना है आपको याद रखना है, और जब आप याद रखेंगे कि क्रम क्या है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। अब जैसे नीलम सांजू रेड्डी, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकटरमन, ये 4 हैं। अब चारों का क्रम आपको लगा लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली भी आप पढ़े रहेंगे एक बार तो भी इसको कर ले जाएंगे। इसमें सामान्य क्वेश्चन है पॉलिटी का, इसमें कोई डिटेल आपको नहीं डिटेल देखना है। अब देखिए अम्ल है, अब किस अम्ल में क्या पाया जाता है, ये आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें सुमेलित कराया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं हो। तो जैसे लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में, और एसिटिक अम्ल आलू में तो नहीं पाया जाता है। तीसरा वाला गलत है। बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, हमेशा आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। तो देवी पाटन मंडल का हिस्सा कौन सा होगा, बस्ती तो है नहीं, बस्ती तो इस साइड पर जाएगा आपका, तो बहराइच बलरामपुर जो है एक हिस्सा है। ये आपका यूपी स्पेशल का है। यूपी स्पेशल में आपका बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ आपके पहले ही पेज पे आप पढ़ेंगे तो आपको जो 18 मंडल दिए हुए हैं तो हर एक मंडल में ये दिख जाए किस मंडल में कितने ज़िले हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद करने की चीज़ें हैं। सुएज नहर निम्नलिखित में किन्हें जोड़ती है। अब सुएज नहर किसे जोड़ती है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। जैसे लाल सागर, भूमध्य सागर, ये भारत, जब आप विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है, भी बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
जितने भी और उसके साथ में नोबेल पुरस्कार या जितने भी आपके साहित्य से, लिटरेचर से या अन्य जितने भी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, ये सभी आपको करंट अफेयर में मिल जाते हैं। जिस वर्ष आपका पेपर होता है तो आप लोग इसका कंप्लीट अध्ययन करके जाइए। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आप पढ़े रहेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 63। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए क्या है, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। ऐसा कुछ नहीं है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा तो ये गए थे ना गुजरात साउथ में, वहाँ पे जो जीत विजय के उपलक्ष्य में वो बनवाए थे, तो यहाँ पुत्र के लिए नहीं है उनके। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सम्राट अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था दरवाजे का, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए आपको करेंट डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ये मध्यकालीन भारत का जो आप पढ़ेंगे उसमें है, और इसमें आपको वन लाइनर पढ़ने वाले से नहीं होगा। इसमें आपको डिटेल बुक का अध्ययन करेंगे तो ये बारीकियों को समझ सकेंगे। चलिए 64 देखिए। 64 क्वेश्चन में क्या है, संविधान की सभा समितियां हैं और समितियों के अध्यक्ष। देखिए ये पॉलिटी का नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ और याद करना है। बेसिक भी बुक भी आप पढ़ते होंगे तो उसमें समिति और समितियों के अध्यक्ष दिए हुए हैं, तो इसमें आप अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें कुछ बहुत डिटेल आपको परेशान नहीं होना है। ये बेसिक क्वेश्चन याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, याद करें। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये देखिए इस समय जितने ऐप बनाए जा रहे हैं, पोर्टल बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई ऐप या पोर्टल बनाया गया है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि किस मंत्रालय ने या किस डिपार्टमेंट का द्वारा ये ऐप लॉन्च हुआ है, किसने बनाया है, और ये देखिए कि किसके लिए बनाया गया है, मतलब इससे क्या होगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल बनाया गया है तो आपके सीबीआई ने बनाया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के ने बनाया है। ठीक, चलिए 66 में देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा, केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये भी सही है। तो एक दो दोनों जो है सही है। ये क्या है, दोनों ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपका बायोलॉजी का है। और जब बायोलॉजी में आप डिटेल अध्ययन करेंगे तो इसमें वेल या ये सब सांस कहाँ से लेते हैं और किसमें कितने जोड़े कब पाए जाते हैं, जो भी केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जब आप इनका डिटेल पढ़ेंगे तो सबका डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 67 में राज्य है और सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ये भारत के भूगोल में का क्वेश्चन है। भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख पर्वत जो हैं और उनकी चोटी, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, ये चारों दिए हैं। इनको क्या करना है, इनको वो आपको करना है, मिलान करना है। तो देखिए राजस्थान में गुरु शिखर जो है कहाँ पे है, बी का 3। तो बी का 3 अगर आप एक भी पकड़ लेंगे, देखिए राजस्थान में गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। और ये मध्य प्रदेश की कौन सी है, डी में आएंगे तो धूपगढ़ है। और ये तमिलनाडु में है डोटाबेट्टा है, एक का 2 डोटाबेट्टा है। और उसके बाद क्या आपका बचता है, नागालैंड, सारामती। तो देखिए हर राज्यों में आपको पता होना चाहिए कौन से पहाड़ पर्वत कहाँ पे हैं, और जब आप उनके जानते रहेंगे और किस राज्य में है उनकी अवस्थिति और सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, ये आपके भारत का भूगोल का है। सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद करना है, और ये याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। अब अगले देखिए 68 में क्या है, कथन कारण है। देखिए मानव कथन क्या है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। बिल्कुल 100% सही है कि लाभ मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादन बनाते हैं, दोनों सही है और दोनों सही है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके बेसिक समझदारी का है। ये तो क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में का भी है और ये आपके बेसिक समझ से भी क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। तो इसमें सामान्य समझदारी आपको इसमें ये करना है कि मानो हम सभी जितने हैं, अगर ये मानव पे इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन में खर्च किया जाता है, जिस देश के व्यक्ति अधिक सक्षम होंगे, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होंगे, उनके पास स्किल ज़्यादा होगी, काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो नो डाउट है वो अच्छे कार्य करेंगे, विकास में सहयोग करेंगे।
तो वो जो है आपका भविष्य में लाभ बिल्कुल मिलता है। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, इसमें आपकी बेसिक समझदारी है। अगला देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक नहीं पढ़ा लिखा, एक स्किल एक नॉट स्किल में, दोनों में अंतर तो है ही। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये दोनों सही है और कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 69। अब 69 क्वेश्चन देखेंगे जब आप लोग, 69 में देखिए, एक्सला चैंपल 1748 के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। देखिए आप लोग, जो संधियाँ हुई है ना, तो सबसे पहले संधियाँ कौन सी कब हुई है, उनका कालक्रम जरूर याद रखिए, उनका डेट याद रखिए, और किस संधियाँ किनके किनके बीच में हुई है, और किस संधि में क्या क्या समझौते हुए हैं। जैसे देखिए, एक्सला चैपल 1748 जो संधि हुई थी, उसमें क्या हुआ था, उसी संधि के बाद क्या हुआ था, जब संधि हुई तो उसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त कर दिया गया और मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो इसमें आपके जो आधुनिक भारत का इतिहास से ये क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ना रहेगा जब आप सभी संधियों को डिटेल में अध्ययन किए रहेंगे। कौन सी संधि कब हुई, किन के बीच में हुई, इस संधि के तहत क्या समझौते किए गए, कौन से किले वापस किए गए, कौन सा अधिकार किसे दिया गया, किसे पेंशन दिया गया, किसे पैसा। जब आप इसका डिटेल अध्ययन किए रहेंगे और आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए 69 हो गया। अब आइए 70 क्वेश्चन में देखिए, गोभी मरुस्थल, ये क्या है क्वेश्चन, भारत के भूगोल से नहीं है, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है, ये मरुस्थल से है। इसमें देखिए, गोभी मरुस्थल निम्नलिखित कौन से देशों में फैला है, तो इसमें मंगोलिया और चीन गोभी मरुस्थल है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं, याद भी करिए, और ये मैप से भी आप कर सकते हैं कि गोभी मरुस्थल कहाँ है, उनका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ किन किन देशों के बीच में है। ये भारत विश्व के भूगोल से आपका क्वेश्चन हुआ। अगला देखिए 71, विश्व जल आपूर्ति में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए, उन्हें और वही क्रम में दीजिए। अब देखिए, जल आपूर्ति सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है। अब ये भारत का, ये विश्व का भूगोल में आएगा। अब बेसिक समझदारी से ही, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो एकदम आपको ये सब समझदारी से आ जाएंगे। सबसे जल कहाँ पे हुए है, महासागरों में, भाई महासागरों में सबसे ज़्यादा ही होगा। उसके बाद ध्रुवीय बर्फ जो आपका अंटार्कटिका में पूरा बर्फ जमा हुआ सबसे ज़्यादा, और हिमनद में। उसके बाद भूगर्भ जल, भूजल जो हैं। उसके बाद जो आपकी नदियाँ हैं, नदियों में जल है। तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक समझदारी का है। वैसे ये विश्व के जो भूगोल से क्वेश्चन है आपका। अब फिर देखिए आ गया कोयला क्षेत्र और देश। अब देखिए आपका ये भी विश्व भूगोल में, विश्व भूगोल के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अभी इसके पहले आप पार्ट 1 में देख रहे थे कि कोयला का खदान पूछा था, और इसमें क्या है, विश्व भूगोल के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयला के क्षेत्र 4 दिए हुए हैं और देश दिए हैं। तो कौन से कोयले क्षेत्र का किस देश में है, ये आपको याद करने की चीज़ है। और इसके बाद देखिए 73 निम्नलिखित कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब देखिए, रामसर स्थल का उत्तर प्रदेश में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की रामसर स्थलों की पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, सरसई नावर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तो है ही। रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं है। ये आपके यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, करंट का भी क्वेश्चन है, जब आप मैगजीन लेके पढ़ेंगे। और ये सब बेसिक की उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय हैं और रामसर स्थल कौन कौन सा है, ये सब भी आपके करंट का भी है। और आपको ये पर्यावरण में भी मिल जाएगा जो लेटेस्ट अपडेटेड होगा। तो ये देखिए, याद करने की चीज़ें हैं आप लोगों की। 73 के बाद 74, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये एकदम सही है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 1/4 नहीं होता, 1/3 महिलाओं का आरक्षण 1/3 है। तो ये क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ये भारत का राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन है और पंचायती राज से क्वेश्चन है। पंचायती राज का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मल बुक से भी पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए 74 के बाद 75 देखिए, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में लिखित कौन सा कथन सही है। तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो ये दोनों चीज़ सही है, क्योंकि चांदी जो है खुले में जो है
हवा के कारण काली होती है, तो क्यों होती है ऐसा देखिए स्टेटमेंट भी आपका लिखा है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का है। जब धातु और उनके गुण पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आपको मिल जाएगा। ये आपका बेसिक है, पढ़ते रहिए इसको। 76 में देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है और उनके संबंध में है, तो आपका बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, केवल ये सभापति होते हैं। चलिए 76 से पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चैप्टर से, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए 77 क्वेश्चन देखिए, मई 2025 पुष्कर मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित किस राज्य में हुआ। अब पुष्कर मेला देखिए कहाँ है, पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में आयोजित हुआ। ये करंट का क्वेश्चन है, 2025 करंट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये करंट की आप मैगजीन से पढ़ लेंगे, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अम्ल और क्षार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये अम्ल और क्षार या तो अम्लीय विलयन 7 से अधिक pH का होता है और क्षारीय विलयन 7 से कम होता है, तो देखिए गलत है। अम्ल जो है 7 से कम होता है और क्षार जो है 7 से अधिक होता है, ये दोनों अपोजिट दिया हुआ है, ये गलत है। तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अम्ल क्या होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा, और क्षार में क्या होगा, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा। चलिए, और उदासीन कौन होगा, जिसका 7 होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। अब तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार चैप्टर से है, तो इसमें आपको पढ़े रहेंगे केमिस्ट्री तो आराम से कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि बेसिक चीज़ें पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इसमें जहाँ टेक्निकल होगी वहाँ हम खुद ही बता दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करा रहे हैं। देखिए 79 देखिए, रेलवे मंडल, ये आपका बेसिक एक सामान्य बुक से भी है कि आपके जितने मंडल हैं 18 सभी मंडल और उनका मुख्यालय कहाँ है, याद करने की चीज़ें हैं, आराम से आप याद करिएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर है कोड है, सूची 1-2 दिया है, सम्राट है, शहर का मकबरा। देखिए ये भारत के मध्यकालीन भारत का है, कौन सा सम्राट का मकबरा कहाँ पे है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लिस्ट दिया हुआ है, पूरा याद कर लीजिए आप लोग, याद करने की चीज़ें हैं। मार्च 2025 संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है 7 भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो खंजर किर्गिस्तान के बीच में होता है। और ये करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2025 कह रहा है, तो आप करंट से सभी युद्ध अभ्यास जितने हुए हैं, कौन से देश से कौन से अभ्यास हमारे किस किस देश से होता है, कौन नौसेना का होता है, कौन वायुसेना का होता है, कौन हमारी मिलिट्री सेना का होता है, ये सब, और किस देश के साथ होता है, कौन द्विवार्षिक है, कौन 4 वर्षीय है, इस सब चीज़ का आप कंप्लीट लिस्ट है, इसको याद करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है ऐसा आप लोगों को लिए। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रो पहल मिस्ट्री संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये आपका पर्यावरण से भी क्वेश्चन है और करंट में भी हाल में दिया गया था, और हाँ तो पर्यावरण में ही आपको अच्छे से मिल जाएगा, और आप करंट भी अगर पढ़े रहे होंगे तो उस समय भी आपको मिल जाएगा। इसे 2019 में शुरू किया गया था, गलत है। इसका उद्देश्य मैग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है, एकदम सही है। पर्यावरण का क्वेश्चन है, जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, और इसमें कुछ नहीं है। 83 में आइए, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। और कारण क्या है, राष्ट्रीय एकता परिषद गठन 1961 में अनेकता में एकता सिद्धांत पे किया गया था। तो देखिए इसमें क्या है कि ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके समझदारी का क्वेश्चन है कि, और वैसे पॉलिटी में क्वेश्चन जाएगा आपका, ये पॉलिटी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं, बिल्कुल सम्मिलित हैं। हम पूरे राष्ट्रीय एकता के लिए राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सभी आयामों पर ही तो हम उसके फैसले करते हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ था, ये भी सही है, लेकिन ये कारण व्याख्या नहीं करता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए इसमें 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति से बहुत मतलब नहीं है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन ही है। इसमें ये पूछ रहा है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है
उसमें जो तत्व है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व उसके पाए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानव जो शरीर है उसमें क्या क्या पाया जाता है तत्व, किसकी संख्या कितनी होती है, मतलब कौन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप आराम से कर लेंगे। 70 किलो का कोई बहुत मतलब नहीं मिलेगा। अगला देखिए 85। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से 2 कथन कारण है। तो देखिए कथन ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। तो ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर भाग तो जो उसके सिडनी कैनबरा जो सिटी है वहीं के पास है, बाकी मरुस्थली तो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का है ही। जब आप ये विश्व भूगोल है का क्वेश्चन है, जब विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें सामान्य क्वेश्चन है, कोई लॉजिक भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। दूसरा देखिए क्या है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो ये गलत है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है। जब महाद्वीप आप पढ़ने लगेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये क्वेश्चन दोनों, ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है। तो सभी महाद्वीप के बारे में भी आप डिटेल गहन अध्ययन करिएगा। आइए चलिए 86 क्वेश्चन आपको बताते हैं। 86 क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है कारण है, फिर वही आ गया कथन कारण का आ गया क्वेश्चन। तो कथन क्या है, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण क्या है, भारत में विश्व कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब तो हम विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हो गए हैं। और सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है वैश्विक सफलता के लिए भारत का सफलता महत्वपूर्ण है। भाई अगर सतत विकास पूरे विश्व का विकास, अगर जो देश विश्व की 1/6 पॉपुलेशन रखता हो, जो विश्व का जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो, क्षेत्रफल के मामले में नंबर 7 हो, अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर के जो इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो, अगर ऐसा देश अगर ये पीछे रहेगा तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन तो लॉजिकल है कि भारत का विकास से ही विश्व का विकास होना है। ये सब क्वेश्चन कॉमन है। ये सब चीज़ आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप करंट पढ़ते रहेंगे, आपको सभी अपने देश के सभी स्थितियों पे आपको पता रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक है, इसमें कहीं अलग से कोई बुक में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये बेसिक समझदारी का है। चलिए 87 क्वेश्चन देखिए, परिष्करणशाला है राज्य है। अब जैसे क्या कौन सा है, जहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ, इसका मतलब रिफाइनरी जो है आपकी रिफाइनरी, ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, भारत के भूगोल से प्राकृतिक संसाधन और उद्योग जो क्षेत्र दिया होता है, उद्योग धंधे जहाँ है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नायरा, मनाली, मोनालीगल, तातिकपाका और राज्य कहाँ पे कौन है, ये आपको बेसिक से क्वेश्चन है, याद करने वाली क्वेश्चन है। अब देखिए समस्थानिक आइसोटोप, ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी के उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो रसायन विज्ञान में देखिए समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आप एक बार भी पढ़े रहेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में क्या है, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है, जो बेसिक क्वेश्चन है दोनों का। क्या है देखिए, इसमें देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, कहते हैं क्वेश्चन कठिन है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और लगभग 10% कार्बन उत्पाद उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये देखिए खाद्य श्रृंखला जब आप पढ़ेंगे, आप इस पर्यावरण पारिस्थितिकी का खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तो आप उसमें ये जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश में वो 1% ले पाते हैं। और जो उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह होता है। जैसे मान लीजिए आप कि हमने कोई शाकाहारी है, कोई घास खा रहा है पशु, और वो उसने जो खाया और उसके बाद उस ऊर्जा को उसने जो ट्रांसफ़र किया किसी और पे, ऊर्जा का जो माध्यम होगा वो कितना है 90% वो नहीं पहुंच पाता है, क्षति हो जाता है। कितना, केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे जगह, फिर दूसरे स्तर पे तीसरे स्तर। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है उसमें क्या होता है,
10% ही स्थानांतरण होता है। तो वही क्वेश्चन कहा है, लगभग कार्बनिक पदार्थों के उत्पादों को अगले उच्च स्तर पहुंचने के लिए 10% ही पहुंच पाता है। चलिए इसमें देखिए क्या है, पत्तन है राज्य, ये भारत के भूगोल से आपके प्राकृतिक संसाधनों से क्वेश्चन है। तो कौन से पत्तन कहाँ पे हैं और राज्य, बेसिक क्वेश्चन है, लिस्टिंग के हैं, याद कर लीजिए आप लोग। ये देखिए निम्नलिखित सही कालक्रम, फिर कालक्रम में कन्नौज का युद्ध, दोहराव का युद्ध, समूहगढ़, चौसा, ये चारों युद्ध हैं। युद्ध और लड़ाइयों को पूरा कंप्लीट याद करिए, याद करके उसे तैयार रखेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं, क्रम लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? तो मेघदूतम, रघुवंशम, श्रृंगार शतक। तो आप लोग को तो बेसिक क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास के तो मेघदूत, रघुवंशम बहुत ही फेमस ही है, श्रृंगार शतक जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए 93 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब देखिए 8वीं अनुसूची में कौन नहीं है? नेपाली, डोगरी, बोडो, तो ये भोजपुरी नहीं शामिल है। कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से? पॉलिटी से है, भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। और संविधान की अनुसूचियों में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, कब कब दी गई, किस अनुच्छेद में दी गई। जब आप कंप्लीट अध्ययन किए रहेंगे तो इसको आराम से कर लेंगे, इस भी याद करने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतन ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? अब देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से है, वैसे ये आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय संकेतन ढांचा प्रगति रिपोर्ट जो आपकी समीक्षा करता है, तो कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ठीक है, अगला देखिए 95, निम्नलिखित में कौन सा देश बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल में बिम्स्टेक सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो थाईलैंड, नेपाल, भूटान तो है ही, इंडोनेशिया नहीं है। तो इसमें जो है संगठन है विश्व के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें आपका बिम्स्टेक है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से अपने स्तर बनाए गए हैं, तो जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। और जैसे G7 है, वो है आपका ब्रिक्स है। तो जितने भी आपके सदस्य हैं, कौन कौन कब जुड़े, कब बनाया गया, इसका लक्ष्य क्या है, तो ये सब आप विश्व के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इसमें कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को परेशान नहीं होना है। अगला देखिए लोएस्क खदान आ गया, फिर राज्य आ गया। भी भारत के भूगोल का प्राकृतिक संसाधन से ही क्वेश्चन है कि कौन सी लोएस्क जो खदानें हैं वो किस किस राज्य में है। ये भी आपको याद करने की चीज़ें हैं, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संबंध में ये करंट का भी क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो भी करंट कोई देश जुड़ता है, नया अपडेट होता है, तो इसको याद रखिए, क्योंकि अब इस समय ये क्वेश्चन ज़्यादा आते रहेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो पहला जो है, यह पहला संधि आंतरिक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसमें 38 सदस्य है। पहला तो गलत है। विश्व सौर बैंक और वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई, तो बिल्कुल की गई है। अभी इसका बैंक भी बनाया गया है और वन ग्रिड जो है ये पूरा सही है। तो ये आपका करंट का भी है और जो अपडेटेड है इसको आप लोग पढ़ते रहिए। करंट से अपर अपडेट रहेंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे। 98 क्वेश्चन देखिए, 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों में, अब देखिए 2025 साहित्य, तो ये करंट का क्वेश्चन है। जब आप जिस वर्ष पेपर में बैठेंगे एग्जाम में तो करंट आप तैयार रखेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप करंट क्वेश्चन है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कौन किस सन में क्या मिल रहा है पुरस्कार, वो किस राज्य का है, कहाँ का है, उसको किस क्षेत्र में मिला, क्यों मिला, क्या है, ये सब डिटेल आप अध्ययन करेंगे तो कर ले जाएंगे। इस करंट अफेयर का है। 99 क्वेश्चन देखिए, 99 में क्या है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी भेदन क्षमता कम है ज़्यादा, गामा किरणें, पराबैंगनी, रेडियो, एक्स किरणें। तो इसमें क्या है, उनके आवृत्तियों को घटते क्रम में, तो घटते क्रम में तो यानी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका किस में होती है, गामा किरणें में। गामा किरणों के बाद किसने में आएगी, यक्स किरणें होंगी। यक्स किरणें के बाद कौन सी होगी, पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद रेडियो तिरंगे। ये 99 क्वेश्चन हो गया। ये आपका फिजिक्स का है, बेसिक है। अगर आप याद किए रहेंगे इसको भी कर लेंगे, सबका डिटेल पढ़े रहेंगे। देखिए 100 वाला क्वेश्चन देखिए, दो कथन कारण दिए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और कारण जो है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका नीति निदेशक तत्व जो आपको मिला हुआ है आपके संविधान में है,
वो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य के निर्देश हैं, उससे हमें गाइडलाइन ज़रूर मिलता है। और हमें किस तरह एक लोकतांत्रिक देश चलाना है, उसमें हमें डिटेल मिल जाता है कि सबको समान कार्य हो, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उपलब्धता जो भी है, उसमें आपको अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, या जो भी कुछ दिया हुआ है एक अच्छे लोकतंत्र, आधुनिक डेमोक्रेटिक कंट्री के में क्या होने चाहिए, उसका डिटेल हमें उसमें दिया है भारत के निर्देशक सिद्धांत में। तो आप जब उसे पढ़ेंगे और आप बार बार पढ़ते रहेंगे और बेसिक आपका क्लियर रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही लो स्तर का है। इसमें आप जब आर्थिक देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो वही है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र तो हमारा है ही। अब हमारी उद्देशिका में है कि हम भारत को क्या है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से आपको स्वतंत्रता मिलती है। तो ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। तो आप लोगों ने देख लिया आज 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। हमारा आज का जो क्वेश्चन दिखाने का तरीका था केवल ये था कि आप लोग को ये बता दें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस तरह पढ़ना है, कि कौन से क्वेश्चन याद करने की चीज़ें हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, हमें जो भी चीज़ याद करने की है उसे हम बराबर याद करते रहें। कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक समझदारी के हैं, तो जब हम सब्जेक्ट पढ़े रहेंगे कंप्लीट बुक, तो हम बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर हम पढ़े रहेंगे, हमारी समझदारी इस लेवल तक रहेगी तो हम आराम से कर ले जाएंगे। और जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसे आपको बार बार याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख के याद करिए, लिख के भी नहीं हो रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करिए। अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये पता चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, आपका ये पार्ट 2 दे दिया हमने, जो 51 से 100 तक। अगली बार हम जो आपको लाएंगे वीडियो पार्ट 3 101 से लेके 150 तक, तो आप लोग देख लीजिए। इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और जो कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा अगली बार कमेंट में, फिर उस हिसाब से हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।